नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में काफ़ी गहरा है। सवाल है, जिंदा होने का मतलब क्या है? वो कौन सी एक लाइन है जो एक पत्थर और मान लीजिए एक पौधे को अलग करती है? हमारे पास जो स्रोत हैं वे जीव विज्ञान से जुड़े कुछ सवाल जवाब हैं, और आज हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से जीवन की असली परिभाषा को समझना। हम कुछ आम धारणाओं को चुनौती देंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटे से एटम से लेकर पूरा का पूरा ग्रह एक सिस्टम में बंधा हुआ है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरू करते हैं सबसे आम सोच से। जब मैं जिंदा शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में फौरन दो चीजें आती हैं, ग्रोथ यानी बढ़ना, और रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा करना। मेरे घर में लगा पौधा बढ़ रहा है तो मतलब वो जिंदा है। क्या ये परिभाषा सही है? यहीं पर हमारी आम समझ और वैज्ञानिक परिभाषा में फर्क आ जाता है। ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन हमारे स्रोत साफ साफ कहते हैं कि ये दोनों ही जीवन के डिफाइनिंग फीचर्स यानी निश्चित गुण नहीं है। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हम तो स्कूल से यही सीखते आए हैं कि जो चीज बढ़ती है वो जिंदा है। पत्थर तो नहीं बढ़ता। यहीं पर एक मजेदार पेंच है। आपका पौधा अंदर से बढ़ रहा है, उसकी कोशिकाएं, उसके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन स्रोत एक रेगिस्तानी टीले का उदाहरण देते हैं। हवा से रेत जमा होती जाती है और टीला भी तो बढ़ता है, पर क्या वो जिंदा है? नहीं। नहीं, वो बाहरी जमाव है, आंतरिक वृद्धि नहीं। और यही मुख्य अंतर है। अच्छा, ये तो बढ़िया पॉइंट है। तो मतलब ग्रोथ दो तरह की हो सकती है, अंदरूनी और बाहरी, और सिर्फ अंदरूनी ग्रोथ ही जीवन का संकेत है। ठीक है, पर रिप्रोडक्शन का क्या? वो तो सिर्फ जिंदा चीजें ही करती हैं, है ना? उदाहरण देते हैं जो दो अलग अलग प्रजातियों के मेल से बनते हैं और खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते, राइट? हाँ बिल्कुल। या फिर श्रमिक मधुमक्खियों को ले लीजिए, वो पूरी जिंदगी अपनी रानी के लिए काम करती हैं पर प्रजनन नहीं करती। क्या हम कहेंगे कि वो जिंदा नहीं है? नहीं, वो पूरी तरह से जीवित है। समझ गया। तो अगर कोई नियम सब पर लागू नहीं होता तो वो परिभाषा नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। तो फिर अगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जीवन की गारंटी नहीं है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो बिना किसी एक्सेप्शन के हर जिंदा चीज पर लागू होती हैं? अब हम असल मुद्दे पर आ रहे हैं। स्रोत के मुताबिक दो चीजें हैं, बस दो, जो हर जिंदा चीज में होती ही होती हैं। पहली है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, और दूसरी है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। ओके, ये दोनों शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं। चलिए इन्हें आसान बनाते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या भला है ये? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के अंदर चल रहा एक नॉन स्टॉप केमिकल शो है। ये वो प्रक्रिया है जो हमारे खाए हुए भोजन को ऊर्जा में बदलती है। वो ऊर्जा जिससे हम सोचते हैं, चलते हैं और यहाँ तक कि सोते हुए भी जिंदा रहते हैं। एक तरह से ये शरीर का इंजन है जो हमेशा हर पल चलता रहता है। चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक विशाल वेल, सबके अंदर ये केमिकल इंजन चल रहा है। मतलब ये शरीर की एक फैक्ट्री है जो कच्चे माल को यानी भोजन को फाइनल प्रोडक्ट मतलब ऊर्जा में बदलती है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं तो वो जीवित अभिक्रिया मानी जाएगी, निर्जीव नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो जीवन की केमिस्ट्री है, भले ही वो किसी शरीर के बाहर हो रही हो। अब आते हैं चेतना पर। ये शब्द सुनकर दिमाग में थोड़ी फिलॉसफी और गहरी बातें आने लगती हैं, लेकिन बायोलॉजी में इसका मतलब बहुत सीधा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अपने माहौल को महसूस करने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता। बस जब हम किसी पौधे को खिड़की की तरफ रखते हैं और वो सूरज की ओर मुड़ जाता है, तो वो भी एक तरह से अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक है। अच्छा। जब आप किसी बैक्टीरिया को छूते हैं और वो दूर हट जाता है, तो वो भी चेतना दिखा रहा है। ये जीवन का बिल्ट इन सेंसर सिस्टम है। वाह, मैंने इसे कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आसपास के माहौल से जुड़ना और शरीर के अंदर इस केमिकल इंजन का चलना, ये दोनों चीजें जीवन की असली पहचान है। बढ़ने या बच्चे पैदा करने से भी ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, यही वो गुण है जो बिना किसी अपवाद के हर जीवित प्राणी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेटाबॉलिज्म वाला इंजन जीवन के लिए इतना जरूरी है, तो जाहिर है इस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होगा, ऊर्जा चाहिए होगी। और यहीं से सवाल उठता है, व्हाट्स फॉर डिनर? स्रोत में होलोफाइटिक और होलोजोइक पोषण के तरीकों के बारे में बताया गया है। ये क्या है? ये बस ये बताने के दो फैंसी तरीके हैं कि कोई जीव अपना खाना खुद बनाता है या बाहर से खाता है।
इसे आप दुनिया के सबसे बड़े किचन की तरह देखिए। होलोफाइटिक पोषण वाले जीव इस किचन के शेफ हैं। ये स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा से अपना भोजन बना लेते हैं। और हम तो सूरज की रोशनी खाकर जिंदा नहीं रह सकते। सही कहा। हम और बाकी जानवर होलोजोइक पोषण वाले हैं। हम इस किचन के डाइनर हैं। हम बने बनाए खाने पर निर्भर करते हैं, चाहे वो पौधा हो या कोई दूसरा जानवर। इसमें हम ठोस या तरल भोजन को आप कह सकती हैं निगलते हैं। स्रोत में अमीबा का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। वो तो बस एक सिंगल सेल का जीव है। जी हाँ। उसका तो मुंह भी नहीं होता, वो कैसे खाता है? यहाँ एंडोसाइटोसिस का जिक्र है। हाँ, एंडोसाइटोसिस अमीबा जैसे जीवों का खाने का तरीका है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोशिका के पास अपना मुंह और स्ट्रॉ दोनों है। जब उसे कोई ठोस कण जैसे कोई बैक्टीरिया खाना होता है तो वो अपनी झिल्ली से उसे चारों तरफ से घेर कर निगल जाती है। इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, यानी सेल ईटिंग। सेल ईटिंग। और वो स्ट्रॉ वाला क्या मामला है? जब कोशिका को कोई तरल पदार्थ पीना होता है तो वो अपनी सतह पर एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसे अंदर खींच लेती है, जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। कमाल है, ये सब एक ही कोशिका के लेवल पे हो रहा है। हाँ, जो अपने आप में कमाल है। तो अमीबा जैसे जीव तो अकेले अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जीव अकेले नहीं रहते, वे समुदायों में रहते हैं। और साथ रहने के लिए जरूरी है संवाद, बातचीत। हम तो बोलकर कर लेते हैं, पर जानवर कैसे करते हैं? खासकर जब उन्हें बिना आवाज किए कोई संदेश भेजना हो। यहीं पर श्रोता में फेरोमोन का जिक्र आता है। ये एक तरह की केमिकल भाषा है क्या? बिल्कुल सही। फेरोमोन अदृश्य स्याही से लिखे खत की तरह है। ये ऐसे केमिकल हैं जो जानवर हवा में छोड़ते हैं ताकि अपनी ही प्रजाति के दूसरे सदस्यों को कोई संदेश दे सकें। ये खतरों के बारे में हो सकते हैं, खाने के बारे में हो सकते हैं, या फिर जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए हो सकते हैं। ये गंध के जरिए काम करते हैं। और चींटियों का उदाहरण तो इससे भी एक कदम आगे है। स्रोत में एक हैरान करने वाली बात लिखी है कि चींटियां चीनी को सूंघ नहीं सकती। अगर ये सच है तो मेरी रसोई में रखी मिठाई तक वो पहुंचती कैसे है? ये सच में दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है। चीनी में कोई ऐसी गंध नहीं होती जिसे चींटियां दूर से सूंघ सकें। तो होता यह है कि एक खोजी चींटी भटकते भटकते जब चीनी के संपर्क में आती है, मतलब उसे वो फिजिकली टच करती है। हाँ, फिजिकली टच करती है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ खाना है। अच्छा, तो वो सिर्फ इत्तेफाक से उसे ढूंढती है। उसे खाना मिल जाता है, तब असली जादू शुरू होता है। वो चींटी जब अपनी कॉलोनी में वापस जाती है तो रास्ते में फेरोमोन का एक निशान छोड़ती जाती है। वाह, ये तो कमाल है। मतलब चींटियां अपने पीछे एक तरह का केमिकल गूगल मैप छोड़ती जाती हैं ताकि उनकी बाकी दोस्त पार्टी में पहुंच सकें। ये तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट सिस्टम है। ये प्रकृति का अपना जीपीएस है। ये दिखाता है कि जीव सिर्फ खाते पीते नहीं बल्कि एक जटिल सामाजिक जीवन भी जीते हैं। और ये सब कुछ एक कोशिका के स्तर से शुरू होता है। तो चलिए अब जूम आउट करते हैं। हमने देखा कि एक अकेली कोशिका कैसे खाती है, कैसे चींटियां आपस में बात करती हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक अकेली कोशिका से लेकर हम और आप जैसे जटिल जीव और फिर पूरा का पूरा जीव मंडल एक साथ कैसे संगठित है। इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की सीढ़ी कहां से शुरू होती है? जीवन की कहानी शुरू होती है बिल्कुल छोटे लेवल से, मतलब इतने छोटे कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, मॉलिक्यूलर लेवल से। सब कुछ परमाणुओं, एटम्स और अणुओं, मॉलिक्यूल्स से शुरू होता है। और ये सीढ़ी ऊपर कैसे जाती है? ये अणु मिलकर कोशिका के हिस्से बनाते हैं, फिर कोशिका बनती है जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं, जैसे हमारी मांसपेशियां। अच्छा, अलग अलग ऊतक मिलकर एक अंग, ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हमारा दिल या दिमाग। कई अंग मिलकर एक अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र। बिल्कुल। और इन सभी सिस्टम से मिलकर बनता है एक पूरा जीव, एक ऑर्गेनिज्म। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। एक ही तरह के जीव मिलकर आबादी बनाते हैं, अलग अलग आबादियां मिलकर एक समुदाय बनाती हैं, और ये सब मिलकर पूरे बायोस्फीयर का हिस्सा है। ये सरल से जटिल की ओर एक अविश्वसनीय यात्रा है। इसी से जुड़ा एक और बहुत गहरा विचार स्रोत में दिया गया है कि इस धरती पर मौजूद अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीव किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका आधार क्या है? इसका आधार है हमारा डीएनए। ये सिर्फ एक केमिकल कोड नहीं है, ये इतिहास की एक किताब है।
आपके और मेरे डीएनए में वो धागे हैं जो सीधे धरती पर पनपने वाले पहले सूक्ष्म जीव से जुड़ते हैं। सोचिए, एक इंसान और एक आम के पेड़ में मौलिक स्तर पर एक ही विरासत है। मतलब हम सब एक ही अरबों साल पुरानी कहानी के अलग-अलग अध्याय हैं। ये सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है ना? यही जीवन की सबसे खूबसूरत बात है। ऊपर से हम जितने अलग दिखते हैं, अंदर से उतने ही जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही जीवन वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। चलिए, अब इस जीवन की केमिस्ट्री पर एक आखिरी नजर डालते हैं। क्या धरती पर मौजूद सभी तत्व हमारे लिए एक बराबर जरूरी हैं? स्रोत में एक ऐसे तत्व का जिक्र है जो हमारे शरीर में ना के बराबर होता है। हाँ। और वो तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन धरती पर बहुत आम है। रेत और पत्थर इसी से बनते हैं और ये कुछ पौधों के लिए जरूरी भी हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर में इसकी मात्रा लगभग नगण्य है, नेग्लिजिबल है। जबकि दूसरे तत्व जैसे लोहा या सोडियम बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। लोहा हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। सोडियम और पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं। मैग्नीशियम सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। तो हर तत्व की अपनी एक खास भूमिका है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने यूं ही कोई भी तत्व उठाकर जीवन बना दिया। सब कुछ बहुत सोच समझकर चुना गया है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हमने सबसे पहले ये समझा कि जीवन की असली पहचान ग्रोथ या रिप्रोडक्शन नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चलने वाला केमिकल इंजन यानी मेटाबॉलिज्म और अपने माहौल पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता यानी कॉन्शियसनेस है। फिर हमने देखा कि जीव ऊर्जा कैसे लेते हैं। कुछ पौधे शेफ की तरह अपना खाना खुद बनाते हैं और हम जैसे जानवर डाइनर की तरह बना बनाया खाते हैं। और हमने ये भी देखा कि जीव आपस में बात करने के लिए एक अदृश्य केमिकल भाषा यानी फेरोमोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चींटियां खाने तक पहुंचने के लिए एक केमिकल नक्शा बना देती हैं। और आखिर में हमने जीवन के संगठन की पूरी सीढ़ी देखी, कैसे एक छोटे से अणु से शुरू होकर पूरा जीवमंडल बनता है और कैसे डीएनए का एक साझा धागा हम सबको इतिहास के पहले जीव से लेकर आज तक एक दूसरे से जोड़ता है। जो हमें ये दिखाता है कि जीवन ऊपर से जितना विविध और जटिल दिखता है, मौलिक स्तर पर उतना ही जुड़ा हुआ और कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। हर जीवित चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी हो, इन्हीं नियमों का पालन करती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ सकते हैं। हमारे स्रोतों में वायरस का भी जिक्र है। वायरस में मेटाबॉलिज्म नहीं होता और वे चेतना भी नहीं दिखाते। वे तब तक निर्जीव पड़े रहते हैं जब तक किसी जीवित कोशिका के अंदर नहीं पहुंच जाते, जहां पहुंचकर वे उस कोशिका की मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वायरस को वाकई में जीवित माना जाना चाहिए या वे जीवन और निर्जीव के बीच की एक रहस्यमयी धुंधली सी कड़ी है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे सामने जीव विज्ञान के कुछ नोट्स हैं और कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। और इन सबको मिलाकर हम पृथ्वी पर जीवन की जो ये अविश्वसनीय विविधता है, उसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कितनी प्रजातियां हैं, बल्कि ये समझना है कि ये विविधता आई कहां से। सही बात है। इसके पीछे कौन सी प्रक्रिया काम कर रही है और हम इंसानों ने, चाहे वो प्राचीन वैदिक ऋषि हों या आज के वैज्ञानिक, इसे समझने की कोशिश कैसे की है। और ये विषय सिर्फ रटने वाले तथ्यों का नहीं है। नहीं, ये असल में जीवन के लचीलेपन की कहानी है। ये देखने की कहानी है कि जिंदगी कैसे हर हालात में ढल जाती है, खुद को बदलती है और इस प्रक्रिया में कुछ नया बना देती है। तो चलिए इस कहानी की पहली गांठ खोलते हैं। सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी सवाल, दुनिया में इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु क्यों हैं? एक इंसान, एक मछली, एक पेड़ और एक कीड़े में इतनी भिन्नता क्यों? नोट्स में इसका जवाब एक लाइन में दिया गया है, दीर्घकालिक विकासवादी परिवर्तन। हाँ, सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। इसका मतलब है कि विविधता कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो गया। अच्छा, ये एक बेहद धीमी, करोड़ों साल तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई नदी लाखों साल तक धीरे धीरे बहकर एक गहरी घाटी बना देती है। विकास भी कुछ वैसा ही है। अलग अलग जीव अलग अलग माहौल में रहते हैं, कोई बर्फीले पहाड़ों पर तो कोई तपते रेगिस्तान में। सही। और जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने माहौल के हिसाब से बदलना पड़ता है। और जब ये छोटे छोटे बदलाव हजारों लाखों पीढ़ियों तक जमा होते रहते हैं तो एक बिल्कुल नई प्रजाति बन जाती है। मतलब ये एक अंतहीन कहानी है जिसकी शाखाएं लगातार निकलती जा रही हैं। बिल्कुल।
तो अगर ये एक पेड़ है तो इसकी जड़ें कहाँ हैं? पृथ्वी पर जब जीवन शुरू हुआ तो सबसे पहले जीव कैसे थे? इन नोट्स में एक शब्द है जो जबान ही तोड़ दे, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि वे पौधों जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। पौधे तो इस कहानी में बहुत बाद में आए। अच्छा। और हाँ, ये कीमो हेटेरोट्रॉफ शब्द सुनने में डरावना है, पर अगर हम इसे तोड़ें तो इसका मतलब आसान हो जाता है। कैसे? फोटो का मतलब होता है प्रकाश। पौधे फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन इन पहले जीवों के पास ये तकनीक नहीं थी। कीमो का मतलब है कि वे ऊर्जा के लिए सूरज की रोशनी पर नहीं, बल्कि अपने आसपास मौजूद रसायनों पर निर्भर थे। और हेटेरोट्रॉफ का मतलब है कि उन्हें कार्बन भी बाहरी स्रोतों से लेना पड़ता था। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूं तो वो एक तरह से ग्रह के पहले स्कैवेंजर थे। हाँ, कह सकते हैं। मतलब उस शुरुआती माहौल में जो भी तैयार ऑर्गेनिक सूप या अणु मौजूद थे, बस उसे ही खाकर ऊर्जा ले रहे थे। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। उन्हें बना बनाया खाना मिल रहा था। वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे। नहीं, वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए जहां ऊर्जा से भरपूर अणु पहले से मौजूद थे और उन्होंने बस उसका इस्तेमाल करना सीख लिया। प्रकाश संश्लेषण तो बहुत बाद में विकसित हुआ। और मजे की बात यह है कि सदियों तक हमें इस सूक्ष्म दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, ये सब तो तब बदला जब कुछ जिज्ञासु लोगों ने शीशे के टुकड़ों से इस अनदेखी दुनिया में झांकना शुरू किया। और यहीं पर रॉबर्ट हुक जैसे लोगों का काम इतना जरूरी हो जाता है। हमारे स्रोतों में 1665 में आई उनकी किताब माइक्रोग्राफिया का जिक्र है। और आप सोचिए कि उस समय के लोगों के लिए ये कितना बड़ा एक शौक जैसा रहा होगा। हाँ। पहली बार इंसानों ने देखा कि पानी की एक बूंद सिर्फ पानी नहीं है, वो एक पूरा शहर है जिसमें हजारों जीव रह रहे हैं। मक्खी की आंख कोई साधारण गोला नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी आंखों का एक जटिल डिजाइन है। एक पूरी अदृश्य दुनिया अचानक दिखने लगी। हाँ, हुक ने एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोल दिए जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। इसी खोज ने इस विचार को जन्म दिया कि जीवन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और विविध है। इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। लगभग 150 साल बाद 1809 में लेमार्क की किताब फिलोसॉफिक जूलॉजिक। हाँ, और ये किताब विकास की समझ में एक मील का पत्थर थी। लेकिन उनका सिद्धांत तो गलत साबित हुआ था, है ना? देखिए, आज हम लेमार्क को अक्सर गलत साबित हुए वैज्ञानिक के तौर पर याद करते हैं, पर ये अधूरा सच है। अच्छा। उन्होंने विकास का एक शुरुआती सिद्धांत दिया था। उनका वो जिराफ वाला उदाहरण बहुत मशहूर है कि वो गर्दन खींचते हैं और अगली पीढ़ी की गर्दन लंबी हो जाती है। आज हमें पता है कि ऐसा नहीं होता। तो फिर उनका असली योगदान क्या था? उनका असली योगदान ये विचार था कि जीव स्थिर नहीं है, वो बदलते हैं। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कहा कि पर्यावरण जीवों पर एक दबाव डालता है, उन्हें बदलने पर मजबूर करता है। तरह काम करता है। हाँ, और इन नोट्स में मेंडल, डी व्रीज और हुकर जैसे और भी नाम हैं। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी की नींव रखी। डी व्रीज ने म्यूटेशंस की बात की। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। हाँ, ये एक इंसान का काम नहीं, बल्कि एक रेले रेस की तरह है। चलिए अब इस ज्ञान की मशाल से निकले कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरूर। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हम आज की तारीख में जीवों के लगभग 17 लाख यानी 1.7 मिलियन प्रजातियों के बारे में जानते हैं। 17 लाख, ये संख्या ही अपने आप में बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। और इसका बंटवारा भी बहुत दिलचस्प है। इन 17 लाख में से करीब 12 लाख जानवर हैं और 5 लाख पौधे। क्या मैंने ये सही पढ़ा? कौन सा? इन 12 लाख जानवरों में से अकेले 7 लाख सिर्फ कीट यानी कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। 7 लाख। और ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन की कहानी का सबसे बड़ा सच बताता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप बाहर जाकर किसी भी जानवर को देखें तो 60% से ज्यादा संभावना है कि वो एक कीट होगा। ये सिर्फ उनकी अनुकूलन क्षमता नहीं दिखाता, ये बताता है कि हमारे ग्रह का असली इंजन यही छोटे छोटे जीव हैं। इंजन? ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ग्रह के ज्यादातर जरूरी काम यही गुमनाम हीरो कर रहे हैं। जैसे? वे फूलों में परागण करते हैं, जिसके बिना हमें फल और सब्जियां नहीं मिलेंगी। वे मरे हुए जीवों और कचरे को साफ करते हैं। वे खाद्य श्रृंखला की सबसे मजबूत नींव हैं। तो जब हम कहते हैं कि 60% जानवर कीट हैं, तो हम असल में ये कह रहे हैं कि इस ग्रह का ज्यादातर काम यही कर रहे हैं। बिल्कुल,
जबकि हमारा ध्यान हमेशा बड़े और आकर्षक जानवरों पर रहता है। वे असल में इस ग्रह के असली शासक हैं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब जानवरों के खास समूह पर ध्यान देते हैं। कशेरुकी यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जैसे हम। हमारे पास इनकी विविधता का एक पाई चार्ट है और इसमें एक समूह ऐसा है जो अकेले ही 50% हिस्से पर काबिज है। हाँ, और वो सबसे बड़ा हिस्सा जिसे चार्ट में ए से दिखाया गया है, वो मछलियों का है। मछलियां? हाँ, मछलियां। जब भी हम कशेरुकी जीवों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में शेर, हाथी, इंसान या पक्षी आते हैं, लेकिन प्रजातियों की संख्या के मामले में मछलियां इन सब पर भारी पड़ती हैं। देखिए, ये पाई चार्ट कितना कुछ बताता है। हम इंसानों को लगता है कि हम स्तनधारी यानी मैमल्स दुनिया के केंद्र में हैं, पर इस चार्ट में हमारा हिस्सा जिसे बी से दिखाया गया है कितना छोटा है। बहुत छोटा। ए यानी मछलियों के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सी है जो पक्षियों का है। फिर आते हैं डी यानी सरीसृप और सबसे छोटे हिस्सों में से एक है ई यानी उभयचर। मछलियां तो पूरी महफिल लूट ले जाती है। बिल्कुल, ये चार्ट हमें हमारी असली जगह याद दिलाता है। हाँ, हम जमीन पर भले ही खुद को राजा समझते हो, पर ये ग्रह असल में एक जलीय दुनिया है और पानी के नीचे मछलियों का साम्राज्य है। ठीक है, तो ये था आधुनिक विज्ञान का नजरिया जो आंकड़ों और विकासवादी संबंधों पर आधारित है। लेकिन इन नोट्स में वर्गीकरण का एक बिल्कुल अलग और बहुत पुराना तरीका भी बताया गया है, वैदिक काल का। हाँ, और ये प्रणाली एक बिल्कुल अलग सोच पर आधारित है। आज का विज्ञान डीएनए और जीवाश्मों को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन किससे संबंधित है। हाँ, किसका पूर्वज कौन था? पर वैदिक काल में, जैसा कि ये नोट्स बताते हैं, जीवों को 3 सीधी सादी श्रेणियों में बांटा गया था और इसका आधार था कि वे पैदा कैसे होते हैं। बहुत ही व्यवहारिक तरीका लगता है ये तो। हाँ, बिल्कुल। तो ये 3 श्रेणियां हैं। पहली है जीवज यानी जो गर्भ से पैदा होते हैं, जिन्हें विज्ञान में विविपेरिस कहते हैं। हाँ। जैसे इंसान, गाय, कुत्ते। दूसरी है अंडज यानी जो अंडे से पैदा होते हैं, या ओविपेरिस जैसे पक्षी, सांप। और तीसरी श्रेणी है उद्भिज, जो अंकुर या बीज से पैदा होते हैं। ये मूल रूप से पेड़ पौधों के लिए है। इस प्रणाली की खूबसूरती इसकी सादगी में है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे देखने पर आधारित है। आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि एक बिल्ली बच्चों को जन्म देती है, एक चिड़िया अंडे देती है और एक बीज से पौधा उगता है। बहुत ही तार्किक और सहज है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये बहुत व्यावहारिक लगता है, पर इसकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी। हाँ, जरूर होंगी। जैसे एक व्हेल गर्भ से बच्चे को जन्म देती है तो वैदिक प्रणाली के हिसाब से उसे जीवज में इंसानों और गायों के साथ रखा जाएगा। सही बात है। जबकि आज हम जानते हैं कि वो एक स्तनधारी है जो पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो गई है, लेकिन दिखती मछली जैसी है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और यहीं पर दोनों प्रणालियों का उद्देश्य अलग हो जाता है। अच्छा। वैदिक प्रणाली का मकसद शायद दुनिया को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यवस्थित करना था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आसानी से समझ में आ जाए। जबकि आधुनिक वर्गीकरण का मकसद जीवन के लाखों साल पुराने इतिहास और उसके पारिवारिक रिश्तों को समझना है। एक व्यवहारिक है, दूसरा ऐतिहासिक। हाँ, दोनों अपने अपने मकसद में सही हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो दिन के आखिर में कहानी क्या बनती है? हमने देखा कि जीवन की ये विशाल विविधता करोड़ों साल के धीमे विकास का नतीजा है। हमने ये भी जाना कि जानवरों की दुनिया पर असल में कीड़ों का राज है, जो सभी ज्ञात प्रजातियों में आधे से ज्यादा हैं। बिल्कुल। और हमने विज्ञान के जटिल वर्गीकरण की तुलना एक प्राचीन, सरल और अवलोकन पर आधारित प्रणाली से की। ये सब मिलकर एक ही बात कहते हैं कि जिंदगी किसी भी सांचे में ढल सकती है और हर मुश्किल का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेती है। सही। और हम इंसानों की जिज्ञासा भी उतनी ही पुरानी है। हम हमेशा से अपने आसपास की इस अद्भुत दुनिया को समझने, उसे नाम देने और उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करते रहे, चाहे तरीका कोई भी हो। और यहाँ एक आखिरी विचार है जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। या इन नोट्स में लिखा है कि हम 17 लाख प्रजातियों के बारे में जानते हैं। ये हमारा ज्ञात ब्रह्मांड है। हमने ये भी देखा कि पृथ्वी पर पहले जीव सूक्ष्म थे और उस सूक्ष्म दुनिया की ठीक से खोज तो 17वीं सदी में रॉबर्ट हुक के साथ ही शुरू हुई। सही बात है। ये सोचते हुए जरा अंदाजा लगाइए कि आज भी कितनी अज्ञात प्रजातियां, खासकर सूक्ष्म जीव, समुद्र की गहराइयों में या हमारी अपनी मिट्टी में मौजूद होंगी, जिन्हें हमने अभी तक खोजना या नाम देना तो दूर, देखा तक नहीं है। हाँ,
शायद हम अभी इस किताब का पहला पन्ना ही पढ़ रहे हैं। नमस्कार, आज हमारे सामने जीव विज्ञान से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और इन्हें पढ़ते हुए एक मजेदार ख्याल आया। सोचिए, आप एक ऐसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं जिसमें लगभग 17 से 18 लाख किताबें हैं और किसी पर भी कोई लेबल नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं। आप कहाँ से शुरू करेंगे? अरे बाप रे, ये तो सोचकर ही डर लगता है। मतलब चारों तरफ बस खेओस ही खेओस होगा। बिल्कुल। और जीव विज्ञानियों के सामने एक तरह से हर रोज यही चुनौती होती है। पृथ्वी पर लगभग 17-18 लाख ज्ञात प्रजातियां हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस विशाल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी को सुलझाने के लिए क्या सिस्टम बनाया, क्या तरीका खोजा। और मुझे लगता है इस गुत्थी को सुलझाने का पहला सुराग है प्रजाति, या जिसे हम स्पीशीज कहते हैं। आपने बिल्कुल सही जगह से शुरू किया है। हमारे स्रोतों में भी बार बार इसी शब्द का जिक्र है। स्पीशीज को वर्गीकरण की बुनियादी इकाई कहा गया है। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है, पर क्या ये वाकई उतना आसान है? मतलब हम कैसे तय करते हैं कि ये एक स्पीशीज है और वो दूसरी? क्या सिर्फ शक्ल सूरत देखकर? यही सबसे आम गलतफहमी है। वैज्ञानिक रूप से स्पीशीज का मतलब सिर्फ एक जैसा दिखना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका असली मतलब है समान जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में मतलब प्राकृतिक रूप से प्रजनन करके ऐसे बच्चे पैदा कर सके जो खुद भी आगे बच्चे पैदा करने में सक्षम हो। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। एग्जैक्टली, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सके। यही असली कसौटी है। रुकिए, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब दो तितलियां जो दिखने में हूबहू एक जैसी हो सकता है अलग अलग प्रजाति हो अगर वो आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकती। बिल्कुल हो सकता है। और दो कुत्ते जो दिखने में बिल्कुल अलग हों, जैसे ग्रेट डेन और एक चिहुआवा, वो एक ही प्रजाति हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारी आंखें धोखा दे सकती हैं। असली टेस्ट तो प्रजनन ही है। और इसी से जुड़ा एक और मजेदार आइडिया है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, जिसे अर्नस्ट मेयर ने दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि कुदरत ने इन प्रजातियों के बीच एक तरह की दीवार खड़ी कर दी है। वे चाहकर भी एक दूसरे के साथ कामयाब बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, और यही दीवार उनकी अलग पहचान को बनाए रखती है। दिलचस्प है। वैसे इन स्रोतों में यह भी लिखा है कि स्पीसी शब्द सबसे पहले 1693 में जॉन रे ने दिया था। तो ये सोच काफी पुरानी है। हाँ, काफी पुरानी। ठीक है, तो हमने लाइब्रेरी की सबसे छोटी यूनिट यानी एक अकेली किताब को पहचानना सीख लिया है। लेकिन इन स्रोतों में जीनस, फैमिली, ऑर्डर जैसे कई और शब्द भी हैं। ये क्या है? क्या ये लाइब्रेरी की अलमारियां हैं या सेक्शन है? बिल्कुल, आप इसे एक पते की तरह समझ सकते हैं। वर्गीकरण का ये पूरा ढांचा एक पदानुक्रम है, एक हायरार्की, और आपका पता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पता कैसे? सोचिए, किंगडम हो गया आपका देश, फाइलम हो गया राज्य, क्लास शहर, ऑर्डर मोहल्ला। अच्छा। और ऐसे ही नीचे आते आते स्पीशीज आपका एकदम सटीक घर का पता बन जाता है। हर लेवल जानकारी को और ज्यादा सटीक बनाता जाता है। अरे वाह, ये तो शानदार तरीका है इसे समझने का। तो जैसे जैसे हम इस पते में ऊपर की ओर जाते हैं, यानी घर के पते से देश की तरफ, तो क्या होता है? जाहिर है समूह बड़ा होता जाता है, लेकिन समानताओं का क्या? समानताएं कम होती जाती हैं। अच्छा। एक ही स्पीशीज के जीवों में सबसे ज्यादा समानताएं होती हैं। फिर कई मिलती जुलती स्पीशीज को मिलाकर एक जीनस नाम के फोल्डर में रख दिया जाता है। जैसे इन स्रोतों में आलू और बैंगन का उदाहरण है। हाँ, मैंने देखा। दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें काफी कुछ मिलता जुलता है, इसलिए उन्हें एक ही जीनस सोलेनम में रखा गया है। समझ गया। और जब हम और ऊपर जाते हैं, मान लीजिए किंगडम के लेवल पर। जब हम किंगडम प्लांटे यानी पादप जगत के स्तर पर जाते हैं, तो आलू और बैंगन, आम और गेहूं जैसे पौधों के साथ एक ही बड़े समूह में आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, आलू और आम में कितनी कम समानताएं हैं। तो नियम सीधा है, पदानुक्रम में जितना ऊपर जाएंगे, समूह उतना बड़ा और विविधता उतनी ज्यादा होगी, और साझा लक्षण उतने ही कम होते जाएंगे। मुझे इन स्रोतों में एक कमाल की चीज मिली, घरेलू मक्खी का पूरा बायोडेटा। हम उसे सिर्फ एक आम मक्खी समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे किंगडम एनिमेलिया से लेकर स्पीसीज डोमेस्टिका तक, मतलब एक पूरे पदानुक्रम में फिट किया है। ये तो किसी जासूस के काम जैसा लगता है। ये एक आदर्श उदाहरण है। स्पीसीज है डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली मस्किडे। ये तो पूरा पता है उसका।
हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक अकेले जीव को एक विशाल जैविक व्यवस्था में उसकी सटीक जगह दी जा सकती है। किंगडम एनिमेलिया बताता है कि ये एक जंतु है। फाइलम आर्थ्रोपोडा बताता है कि इसके पैर जुड़े हुए हैं और बाहरी कंकाल है। क्लास इंसेक्टा इसे कीट के रूप में पहचानता है। और इसी तरह हम नीचे आते आते उसकी विशिष्ट प्रजाति डोमेस्टिका तक पहुंच जाते हैं। हर लेवल एक फिल्टर की तरह काम करता है। घरेलू मक्खी का ये पूरा पता देखना वाकई कमाल का है। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना सटीक है। लेकिन ये सिस्टम तभी काम करेगा जब हर कैटेगरी की सीमाएं साफ हों। बिल्कुल। और यहीं पर आपका वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला आइडिया फिर से जरूरी हो जाता है ना? मुझे लगता है स्रोतों में घोड़े और गधे वाला उदाहरण इसी बात को और पक्का करने के लिए है। बिल्कुल, ये शायद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को समझाने वाला सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। जब एक नर गधे और एक मादा घोड़े के बीच प्रजनन होता है तो खच्चर पैदा होता है। खच्चर, हाँ। खच्चर बहुत मजबूत और काम का जानवर है, लेकिन वो बांझ होता है, स्टेराइल होता है। अच्छा। वो खुद आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि भले ही घोड़ा और गधा काफी मिलते जुलते हों और शायद एक ही जीनस इकोस से आते हों। हाँ, एक ही जीनस है, पर वे दो अलग अलग प्रजातियां हैं, क्योंकि उनकी संतानें प्रजनन की श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ा सकती। कुदरत ने वहां एक स्टॉप साइन लगा दिया है। ठीक यही बात है। ये प्राकृतिक बाधा ही प्रजातियों को अलग अलग बनाए रखती है। अच्छा, हम बार बार इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस पूरे विज्ञान को एक नाम दिया गया है, टैक्सोनॉमी। स्रोतों के मुताबिक ये नाम किसने दिया था? हाँ, स्रोत बताते हैं कि टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कंडोल ने दिया था और इसका मतलब है जीवों की पहचान, उनका नामकरण और फिर उनका वर्गीकरण करने के सिद्धांत और तरीके। लेकिन यहीं पर एक और शब्द है, सिस्टमैटिक्स, जो लीनियस ने दिया था। इन दोनों में क्या कोई फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, पर उनमें एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के कैसे और क्या पर ध्यान देती है, यानी नियम और प्रक्रियाएं। वहीं सिस्टमैटिक्स का दायरा ज्यादा बड़ा है। वो सिर्फ वर्गीकरण नहीं करती, बल्कि जीवों के बीच विकासवादी संबंधों को भी समझने की कोशिश करती है। अच्छा, तो अगर टैक्सोनॉमी एक लाइब्रेरियन की तरह है जो किताबों को सही शेल्फ पर लगा रहा है, हाँ, तो सिस्टमैटिक्स उस लाइब्रेरियन की तरह है जो ये भी देख रहा है कि कौन सी किताब किस दूसरी किताब से प्रेरित है और उनकी कहानी का इतिहास क्या है। मतलब ये सिर्फ कहाँ रखना है नहीं, बल्कि क्यों रखना है और वे आपस में कैसे जुड़ी हैं पर भी ध्यान देता है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही फर्क है। सिस्टमैटिक्स जीवों के फैमिली ट्री को समझने की कोशिश है, और इसीलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पूरी व्यवस्था की नींव रखी थी। सही। भले ही उनका दिया शब्द सिस्टमैटिक्स आज ज्यादा व्यापक माना जाता है। जब हम इस फैमिली ट्री या विकास के इतिहास की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। स्रोतों में एक जगह लिखा है कि स्पीशीज डायनामिक हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये प्रजातियां जिन्हें हम इतनी मेहनत से वर्गीकृत कर रहे हैं हमेशा एक जैसी नहीं रहती? हाँ, और ये जीव विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक है। डायनामिक होने का मतलब है कि प्रजातियां पत्थर की लकीर नहीं है, वे स्थिर नहीं है, वे समय के साथ लगातार बदलती रहती हैं। हाँ, बदलती हैं। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वे अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालती हैं और उनमें छोटे छोटे बदलाव आते रहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम विकास या एवोल्यूशन कहते हैं। अरे, तो ये तो सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं है, ये तो सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ लीनियस की दुनिया है जो एक म्यूजियम की तरह है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर फिक्स है हमेशा के लिए, बिल्कुल एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और दूसरी तरफ डार्विन की दुनिया है जो एक बहती नदी की तरह है, जहां कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। इस एक बदलाव ने तो जीव विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल दिया होगा, है ना? आपने पूरी बात का सार कह दिया। लिनियस का स्टैटिक कॉन्सेप्ट अपने समय के लिए जरूरी था। उसने हमें एक शुरुआती ढांचा दिया, लेकिन लमार्क और डार्विन के बाद आधुनिक जीव विज्ञान इसी डायनामिक अवधारणा पर खड़ा है। हम आज जानते हैं कि प्रजातियां बदलती हैं और ये बदलाव ही समय के साथ नई प्रजातियों को जन्म देते हैं। हमारा वर्गीकरण का सिस्टम भी एक तरह से सिर्फ एक स्नैपशॉट है, जीवन की इस लगातार बदलती कहानी का बस एक पल। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि टैक्सोनॉमी सिर्फ मुश्किल नामों को रटने का विषय नहीं है। ये तो पृथ्वी पर जीवन की इस अविश्वसनीय विविधता को समझने
और उसे व्यवस्थित करने का एक बहुत ही तर्कसंगत और खूबसूरत तरीका है। स्पीशीज की वो अवधारणा जो सिर्फ शक्ल पर नहीं बल्कि प्रजनन की क्षमता पर आधारित है, वो इसकी नींव है। और वो पदानुक्रम या कहें कि पते वाला सिस्टम हमें हर जीव को उसकी सही जगह पर रखकर बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। हाँ, और ये भी कि वैज्ञानिक समझ खुद भी स्थिर नहीं है, वो भी विकसित होती है। जैसे प्रजातियों के बारे में स्टैटिक सोच से डायनामिक सोच तक का सफर। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है कि ये नए सबूतों के साथ खुद को लगातार बेहतर बनाता है। ये वर्गीकरण प्रणाली सिर्फ एक कैटलॉग नहीं है, बल्कि जीवन के इतिहास की एक कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का भी छोटा सा जिक्र है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें गणित और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसी एक लक्षण को दूसरे से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों लक्षणों को देखकर बिना किसी मानवीय पूर्वाग्रह के उनके बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। तो सवाल यह है कि क्या भविष्य में यह तकनीक हमारे वर्गीकरण के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है? क्या मशीनें जीवन के इस विशाल ग्रंथ को इंसानों से बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगी? इस पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हैं। नमस्कार। हमारे आसपास की दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मतलब एक तरह का जैविक कोलाहल है। हाँ। और इंसान हमेशा से इस कोलाहल में कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था खोजने की कोशिश करता रहा है। बिल्कुल। आज हम इसी कोशिश की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो टैक्सोनॉमी यानी जीवों को वर्गीकरण करने के विज्ञान के बारे में बताते हैं, और हम देखेंगे कि वैज्ञानिक इस विशाल पहेली को सुलझाने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। और ये औजार सिर्फ लैब में रखे माइक्रोस्कोप तक ही सीमित नहीं है। हम सूखी हुई पत्तियों के संग्रह से लेकर विशाल डिजिटल डेटाबेस और कुछ बहुत ही चालाकी से डिजाइन की गई पहचान की प्रणालियों तक की बात करेंगे। तो ये असल में इस बात की कहानी है कि इंसान प्रकृति की विशालता को समझने की कोशिश कैसे करता है। हाँ, और उसे अपनी पकड़ में लाने की कोशिश कैसे करता है। चलिए इसी कहानी को खोलते हैं। शुरुआत एक ऐसे नाम से करते हैं जो शायद सबने सुना होगा, कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हाँ, उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, लेकिन हमारे स्रोत एक दिलचस्प बात बताते हैं कि टैक्सोनॉमी शब्द उन्होंने नहीं गढ़ा था। अच्छा। ये शब्द एक स्विस वनस्पति शास्त्री A.P.D. कैंडोल ने दिया था। ये दिखाता है कि विज्ञान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रयास है। बिल्कुल सही। लिनियस ने जो ढांचा दिया वो नींव का पत्थर था, पर उस पर इमारत कई लोगों ने मिलकर खड़ी की है। और वो ढांचा था वर्गीकरण का पदानुक्रम, मतलब वो हायरार्की। हाँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सुनने में तो ये स्कूल की रटने वाली लिस्ट लगती है। पर असल में ये एक बहुत शक्तिशाली आइडिया है। शक्तिशाली कैसे? मुझे तो ये बस चीजों को अलग अलग डिब्बों में डालने जैसा लगता है। देखिए, इसे ऐसे सोचिए, जैसे जैसे आप इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ, जीवों के बीच सामान्य लक्षण कम होते जाते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे एक बिल्ली और एक शेर, दोनों फैमिली फेलिडे में हैं, उनमें बहुत समानताएं हैं। ठीक है। लेकिन एक बिल्ली और एक केंचुए को ले, दोनों किंगडम एनिमलिया में हैं, पर उनमें बस कुछ ही बुनियादी समानताएं हैं। समझ गई। तो यह हायरार्की हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन सा जीव क्या है, बल्कि ये भी बताती है कि वो दूसरे जीवों से कितना करीबी या दूर का रिश्तेदार है। मतलब ये जीवन के विकास के विशाल नक्शे पर एक पता बताने जैसा है, एक तरह का फैमिली ट्री। बिल्कुल। स्रोत में एक ऑस्ट्रियाई वनस्पति शास्त्री स्टीफन एंडलिचर का भी जिक्र है। उन्होंने पौधों के वर्गीकरण पर बहुत काम किया, तो ये ढांचा लगातार बेहतर होता रहा है। हमेशा हर नई खोज इस ढांचे को थोड़ा बदलती है, थोड़ा और सटीक बनाती है। तो ये तो हुई थियोरी, सैद्धांतिक बात। लेकिन इस ढांचे में किसी नए मिले पौधे या जानवर को फिट करने के लिए वैज्ञानिकों को सबूत चाहिए होते होंगे। हाँ, सबूत। यहीं पर असल औजारों की जरूरत पड़ती होगी, है ना? बिल्कुल। और सबसे क्लासिक औजारों में से एक है हर्बेरियम। हर्बेरियम ये पौधों की एक लाइब्रेरी की तरह है। बस किताबों की जगह यहाँ सूखी हुई, दबी हुई पत्तियों और फूलों को शीट पर लगाकर रखा जाता है। मुझे ये हमेशा से बहुत आकर्षक लगा है। एक तरह की टाइम मशीन जहां आप 100 साल पुराने पौधे को भी छूकर देख सकती हैं। लेकिन उस एक शीट पर लगी पत्ती से पता क्या चलता है? बहुत कुछ। उस शीट पर एक लेबल होता है।
आप उसे उस पौधे का पासपोर्ट समझ लीजिए। पासपोर्ट? हाँ, उस पर तारीख, जगह, उसका स्थानीय और वैज्ञानिक नाम, किस कुल का है, और सबसे जरूरी उसे किसने इकट्ठा किया, ये सब लिखा होता है। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात की ओर इशारा करते हैं। इस लेबल पर पौधे की ऊंचाई जैसी जानकारी नहीं होती। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। पौधे की ऊंचाई तो एक जरूरी जानकारी लगती है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये बताता है कि पारंपरिक टैक्सोनॉमी में पौधे की बाहरी बनावट यानी मॉर्फोलॉजी को उसकी इकोलॉजी से ज्यादा महत्व दिया जाता था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पारंपरिक रूप से फोकस पौधे की पहचान योग्य स्थिर विशेषताओं पर होता था। पत्ती का आकार, फूल की संरचना, ऐसी चीजें। और ऊंचाई जैसी चीजें तो बदल सकती हैं। हाँ, वो मिट्टी, पानी और रोशनी के हिसाब से बहुत बदल सकती हैं। इसलिए उन्हें पहचान के लिए भरोसेमंद नहीं माना जाता था। हालांकि अब आधुनिक इकोलॉजी में ये सारी जानकारी बहुत कीमती है। और इन लाखों शीटों को कीड़ों से कैसे बचाया जाता है? ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, इसके लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड जैसे जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता था। अरे! हाँ, ये एक दोधारी तलवार थी। नमूनों को तो बचा लिया, लेकिन उन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत खतरनाक था। आज खैर सुरक्षित तरीके अपनाए जाते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव जो हमारे स्रोत बताते हैं वो है इन हर्बेरियम का डिजिटाइजेशन। मतलब अब कोई भी कहीं से भी इन पौधों को देख सकता है? हाँ, हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करके उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसने एक नई बहस भी छेड़ दी है। कुछ लोग इसे डिजिटल बायोपायरेसी भी कहते हैं। डिजिटल बायोपायरेसी? हाँ, जहां अमीर देशों के शोधकर्ता घर बैठे इन डेटाबेस का इस्तेमाल करके नई प्रजातियां खोज लेते हैं, जबकि असल मेहनत और जानकारी उन देशों की होती है जहां से वो पौधे आए थे। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। अच्छा, ये तो हुई पौधों की बात। जानवरों के लिए क्या है? उनके लिए जैविक संग्रहालय है, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। सही कहा। और ये अक्सर स्कूल और कॉलेजों में होते हैं ताकि छात्र सीधे नमूनों से सीख सकें। अच्छा। छोटे जीवों को एक खास केमिकल वाले लिक्विड में डालकर रखते हैं। उसे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन कहते हैं, ताकि वो सड़े नहीं। कीड़ों को सुखाकर पिन लगाकर इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। और बड़े जानवर जैसे कोई पक्षी या हिरन? उनके अंदर भूसा या कोई और मटेरियल भरकर उन्हें संरक्षित किया जाता है, जिसे हम स्टफिंग कहते हैं। ये सुनकर थोड़ा पुराना और शायद डरावना लगता है ना? किसी पुरानी हवेली के दीवार पर टंगा हुआ सिर। हाँ, बिल्कुल। क्या आज भी यही तरीका इस्तेमाल होता है? मतलब 3D स्कैनिंग या DNA सैंपलिंग जैसी तकनीकों ने इसकी जगह नहीं ले ली है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज DNA सैंपलिंग सबसे जरूरी है, लेकिन उन पुराने नमूनों का महत्व कम नहीं हुआ है। क्यों? वो हमें 100 साल पहले किसी प्रजाति के रंग, आकार और यहाँ तक कि उसके पेट में क्या था, इसकी भी जानकारी दे सकते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल आर्काइव है। और एक आम गलतफहमी जिसका जिक्र स्रोतों में भी है कि म्यूजियम में कंकाल नहीं रखे जाते, जबकि सच तो ये है कि कंकालों का संग्रह अध्ययन के लिए बेहद जरूरी है। तो क्या इन कंकालों का इस्तेमाल सिर्फ ये पहचानने के लिए होता है कि ये किस जानवर का है, या इनका कोई और भी उपयोग है? इनका उपयोग बहुत गहरा है। यहीं पर जीव विज्ञान की एक और शाखा एलोमेट्री काम आती है। एलोमेट्री? एलोमेट्री ये किसी जीव के शरीर के अलग-अलग हिस्सों के आकार के बीच के संबंध का अध्ययन है। जैसे क्या एक बड़ी सींग वाले हिरण की खोपड़ी की बनावट भी अलग होती है? इन कंकालों के संग्रह से वैज्ञानिक विकास के दौरान हुए ऐसे बदलावों को समझ पाते हैं। अरे वाह! तो ये संग्रहालय सिर्फ मरे हुए जानवरों का गोदाम नहीं है? नहीं, ये जीवन के नियमों को समझने की प्रयोगशालाएं हैं। ये तो कमाल है। तो हमारे पास सबूत इकट्ठा करने के लिए हर्बेरियम और म्यूजियम है। लेकिन मान लीजिए मैं जंगल में हूँ और मुझे एक ऐसा कीड़ा मिलता है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं उसकी पहचान कैसे करूंगी? यहीं पर वो की नाम का औजार काम आता है। हाँ, और ये नाम बहुत सटीक है। ये सच में एक ताले की चाबी की तरह है जो किसी जीव की पहचान का दरवाजा खोलती है। ये असल में एक एनालिटिकल टूल है। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या ये कोई ऐप जैसा होता है? पारंपरिक रूप से तो ये एक किताब या दस्तावेज होता था। अब ऐप भी आने लगे हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये 20 सवालों के खेल की तरह है जो आप उस जीव के साथ खेलती हैं। अच्छा। कि आपको 2-2 विकल्पों के जोड़े देती है जिन्हें कपलेट कहते हैं। कपलेट? हाँ, जैसे क्या इस कीड़े के 6 पैर हैं या क्या इसके 8 पैर हैं। आपको अपने नमूने को देख के एक विकल्प चुनना होता है और हर जवाब आपको अगले सवाल की ओर ले जाता है। बिल्कुल।
हर एक कथन को लीड कहते हैं। आप एक विकल्प चुनती हैं जो आपको अगले कपलेट पर भेजता है। आप गलत संभावनाओं को एक एक करके हटाती जाती हैं जब तक कि आप सही पहचान तक नहीं पहुंच जाती। एक तरह का एलिमिनेशन राउंड। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ये उतना सीधा भी नहीं होता। कभी कभी नमूना पूरी तरह से विकसित नहीं होता या कोई विशेषता साफ नहीं दिखती। तब अनुभव काम आता होगा। बिल्कुल। और अंत में पता चला कि वो कोई दुर्लभ प्रजाति नहीं बल्कि लॉन में उगने वाली आम धूप थी। हाँ ये एक बेहतरीन अनुभव है। पर उस प्रक्रिया ने हमें सिखाया कि हर छोटे से छोटे फर्क पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो हर जीव समूह के लिए, मतलब कुल, वंश या प्रजाति के लिए अलग अलग की होती होगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तितलियों की की से आप मकड़ियों की पहचान नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही विशेषीकृत औजार है। हर्बेरियम, म्यूजियम और की के अलावा हमारे स्रोत कुछ और साधनों का भी जिक्र करते हैं, जैसे वनस्पतिक उद्यान यानी बोटैनिकल गार्डन्स। ये सिर्फ घूमने फिरने की सुंदर जगहें तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जीवित पौधों के संग्रहालय हैं और उनका एक सबसे महत्वपूर्ण काम है जर्म प्लाज्म का एक्स सीटू संरक्षण करना। एक्स सीटू संरक्षण, इसका क्या मतलब है? इन सीटू का मतलब है किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में, जैसे जंगल में, बचाना। एक्स सीटू का मतलब है उसे उसके प्राकृतिक आवास के बाहर एक नियंत्रित माहौल में संरक्षित करना, जैसे कि एक बोटानिकल गार्डन में। तो ये उन प्रजातियों के लिए एक लाइफ बोट की तरह है जिनका प्राकृतिक घर खतरे में है। सही कहा, एक तरह का जेनेटिक बैंक। और इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके कुछ प्रकाशन भी तो तैयार किए जाते होंगे। स्रोत में फ्लोरा और मोनोग्राफ का जिक्र है, इनमें क्या फर्क है? फ्लोरा किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्र की पौधों की डायरेक्टरी है, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ये बताएगा कि दिल्ली में कौन कौन से पौधे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, और उनकी पहचान के लिए एक इंडेक्स भी होगा। और मोनोग्राफ? मोनोग्राफ का दायरा अलग है। वो किसी एक टैक्सॉन, जैसे किसी एक कुल या वंश पर पूरी दुनिया में जितनी भी जानकारी है उसे समेटता है। अच्छा, तो फ्लोरा जगह पर केंद्रित है और मोनोग्राफ जीव समूह पर? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों को तैयार करने में टैक्सोनॉमिक की का भरपूर इस्तेमाल होता है। ये कितना व्यवस्थित और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ी बात उस तकनीक की करते हैं जो इन सब चीजों को और गहराई से देखने में मदद करती है, माइक्रोस्कोप। स्रोत बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से कोशिकाओं का अध्ययन पूरी तरह बदल गया। हाँ, ये क्रांति थी और इसका कारण एक शब्द में है, रेजोल्यूशन। एक साधारण लाइट माइक्रोस्कोप चीजों को बड़ा तो कर सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद सब धुंधला दिखने लगता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता यानी रेजोल्यूशन पावर हजारों गुना ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या खास है? ये भौतिकी के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की वजह से है। आसान शब्दों में, आप जिन दो बिंदुओं को अलग अलग देखना चाहते हैं, उनके बीच की दूरी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ से कम नहीं हो सकती। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रकाश की जगह बहुत ही छोटी तरंग दैर्ध्य वाले इलेक्ट्रॉनों की बीम का इस्तेमाल करता है। तरंग दैर्ध्य जितनी छोटी होगी, आप उतने ही छोटे और करीबी विवरणों को साफ साफ देख पाएंगे। बिल्कुल। इसने हमें कोशिका के अंदर की एक पूरी नई दुनिया दिखा दी, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। तो इसी लॉजिक से क्या एक सामान्य लाइट माइक्रोस्कोप में भी हम किसी खास रंग की रोशनी का इस्तेमाल करके बेहतर रेजोल्यूशन पा सकते हैं? पा सकते हैं। हमारे सूत्र इसका एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। अगर आपको लाइट माइक्रोस्कोप से सबसे अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए तो आपको नीली रोशनी का इस्तेमाल करना चाहिए। नीली रोशनी? हाँ, क्योंकि दृश्य प्रकाश में बैंगनी नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है लाल प्रकाश की तुलना में। तो नियम वही है, छोटी तरंग दैर्ध्य, बेहतर रेजोल्यूशन। ये तो कमाल है। भौतिकी के नियम जीव विज्ञान की खोजों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। वैसे टैक्सोनॉमी के अलावा भी जीव विज्ञान की कई दिलचस्प शाखाएं हैं। जैसे हमारे स्रोतों में जिक्र है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जेरोंटोलॉजी। हाँ, ये तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक विषय है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि जीव विज्ञान कितना विशाल है। ये सिर्फ जीवों का नामकरण और वर्गीकरण नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू का अध्ययन है, जन्म से लेकर विकास, व्यवहार और मृत्यु तक। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि टैक्सोनॉमी सिर्फ कुछ मुश्किल लैटिन नाम याद करना नहीं है। ये एक जासूसी काम की तरह है, जिसके लिए सही औजार, गहरी नज़र और बहुत सारे धैर्य की ज़रूरत होती है। ये हर्बेरियम, संग्रहालय,
की और आधुनिक तकनीक का एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमें इस ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता को समझने और सहेजने में मदद करता है। बिल्कुल। और अंत में मैं हर्बेरियम के डिजिटलीकरण वाली बात पे लौटना चाहूंगा, हाँ, क्योंकि ये हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जैसे जैसे ये भौतिक संग्रह डिजिटल होकर दुनिया भर में किसी के लिए भी उपलब्ध हो रहे हैं, इससे एक टैक्सोनॉमिस्ट होने की परिभाषा कैसे बदल सकती है? मतलब क्या क्या? भविष्य का टैक्सोनॉमिस्ट सिर्फ दूरदराज के जंगलों में कीचड़ में सने पैरों वाला खोजकर्ता ही होगा, या फिर वो एक डेटा साइंटिस्ट भी होगा जो विशाल ऑनलाइन डेटाबेस में पैटर्न खोजकर नई प्रजातियों की पहचान कर रहा होगा? तो आप कह रहे हैं कि प्रजातियों की खोज का भविष्य जितना जंगलों में है उतना ही इन डिजिटल आर्काइव्स के अंदर भी छिपा है। शायद। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि इन दोनों दुनियाओं को हम कैसे जोड़ेंगे। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सोचिए आप 18वीं सदी के एक खोजकर्ता हैं, किसी घने जंगल में भटक रहे हैं और आपको एक ऐसा नीला फूल दिखता है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। आप उसे क्या कहेंगे? जंगल का नीला हीरा। लेकिन आपके देश में उसे कुछ और कहेंगे और किसी दूसरे देश में कुछ और। ये तो पूरी तरह से एक अराजकता थी। आज की हमारी चर्चा इसी अराजकता को सुलझाने की कहानी है। एक ऐसे सिस्टम की कहानी जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक ही भाषा दी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों और उत्तरों का एक संग्रह है। ये एक तरह से हमारी चीट शीट है जो हमें सीधे इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों, नियमों और ट्विस्ट पर ले जाएगी। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये सिस्टम क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये कहानी है प्रकृति की बेहिसाब विविधता को इंसानी समझ के दायरे में लाने की। और इस कहानी का हीरो है एक बहुत ही सरल आइडिया, हर जीव को 2 शब्दों का एक अनोखा नाम देना। इसी को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस शानदार आइडिया का श्रेय कैसे जाता है? हमारे स्रोतों में एक नाम बार बार आता है, स्वीडन के एक बॉटनिस्ट कैरोलस लिनेस। उन्हें फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है ना? हाँ, लिनियस वो शख्स थे जिन्होंने इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर लागू किया। और ये सिस्टम है क्या? ये हर जीव को 2 भागों वाला एक वैज्ञानिक नाम देता है, जो किसी व्यक्ति के पहले नाम और सरनेम जैसा है। अच्छा। पहला भाग जिसे जीनस कहते हैं उसके वंश या खानदान को बताता है, और दूसरा भाग जिसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं उस खानदान के भीतर की खास प्रजाति को पहचानता है। अच्छा, तो जैसे आम के लिए मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ मैंजीफेरा उसका मतलब सरनेम या जीनस हो गया और इंडिका उसका पहला नाम यानी स्पीशीज। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। हाँ, या हम इंसानों का नाम होमो सेपियंस। होमो हमारा जीनस है जिसमें हमारे पूर्वज जैसे होमो इरेक्टस भी आते थे। लेकिन सेपियंस सिर्फ हमारी प्रजाति है। लिनियोस ने इस प्रणाली को अपनी किताब सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण में, जो 1758 में छपा था, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। 1758 में? हाँ, ये एक मील का पत्थर था। उनकी एक और मशहूर किताब है स्पीशीज प्लांटेरम, जो खास तौर पर पौधों के लिए थी। हमारे नोट्स तो सिस्टमा नेचुरी को वर्गीकरण का शब्दकोश तक कहते हैं। लेकिन एक मिनट, हमारे स्रोतों में एक और नाम का जिक्र है, गैस्पर्ड बाउहेन। क्या ये सच है कि आइडिया असल में उनका था? ये एक बहुत दिलचस्प बिंदु है। विज्ञान में अक्सर ऐसा होता है, आइडिया किसी एक के दिमाग में आता है लेकिन उसे दुनिया के सामने स्थापित कोई और करता है। अच्छा। गैस्पर्ड बाउहेन ने लिनियस से लगभग 100 साल पहले 2 नाम वाली प्रणाली का विचार पेश किया था। 100 साल पहले? जी हाँ, लेकिन लिनियस ही थे जिन्होंने इसे एक मजबूत सुसंगत सिस्टम में बदला और इसे इतना लोकप्रिय बनाया कि पूरी वैज्ञानिक दुनिया ने इसे अपना लिया। उन्होंने सिर्फ आइडिया नहीं दिया बल्कि उसे काम करने लायक बनाया। ठीक है, तो लिनियस ने एक सिस्टम बना दिया, लेकिन अगर हर कोई अपने हिसाब से नाम रखने लगे तो हम वापस उसी अराजकता में पहुंच जाएंगे। इसे नियंत्रित करने के लिए कोई रूल बुक, कोई संविधान भी तो होगा। बिल्कुल, और यहीं पर 2 बड़ी संस्थाएं आती हैं। पौधों के लिए ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और जानवरों के लिए ICZN। हाँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये वो संस्थाएं हैं जो नामकरण के नियम बनाती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि पूरी दुनिया में इनका पालन हो। चलिए नियमों पे बात करते हैं। मेरा पहला और सबसे बड़ा सवाल, लैटिन भाषा ही क्यों? कोई जिंदा भाषा जैसे अंग्रेजी या फ्रेंच क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत शानदार है। लैटिन एक मृत भाषा है,
यानी अब ये किसी देश में रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो भाषाएं जिंदा होती हैं वो समय के साथ बदलती हैं, उनके शब्दों के मतलब बदल जाते हैं। सही बात है। लैटिन नहीं बदलती। ये विज्ञान को एक स्थिरता देती है। आज से 500 साल बाद भी होमोसेपियंस का मतलब वही रहेगा जो आज है। वाह, ये एक टाइमलेस भाषा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैंने देखा है कि ये नाम हमेशा तिरछे यानी इटैलिक्स में लिखे होते हैं। हाँ। अगर हाथ से लिखें तो अंडरलाइन करते हैं। इसका क्या कारण है? ये एक विजुअल सिग्नल है, एक तरह का संकेत। ये पाठक को तुरंत बता देता है कि सावधान, ये कोई आम शब्द नहीं है, ये एक यूनिवर्सल वैज्ञानिक नाम है। अच्छा। जैसे ही आप मैंगीफेरा इंडिका को इटैलिक्स में देखती हैं, आपका दिमाग समझ जाता है कि यहाँ किसी खास आम की प्रजाति की बात हो रही है, न कि इंडिका नाम की किसी कार की। हाँ, बिल्कुल। ये स्पष्टता के लिए है। और एक और नियम जिस पर हमारे स्रोत बहुत जोर देते हैं वो है कैपिटलाइजेशन का। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे मैंजीफेरा में M, और स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से, जैसे इंडिका में I। क्या ये सच में इतना बड़ा मुद्दा है? विज्ञान में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। ये नियम एक रूपता और सटीकता सुनिश्चित करता है। ये एक कोड की तरह है। जब आप इसे फॉलो करते हैं तो आप दिखा रहे हैं कि आप उसी वैश्विक भाषा का हिस्सा हैं। स्पीशीज के नाम को कैपिटल से शुरू करना एक बहुत आम गलती है, लेकिन यह नियमों का उल्लंघन है। अच्छा। ये वैसा ही है जैसे आप किसी वाक्य को फुल स्टॉप के बिना खत्म कर दें। बात शायद समझ आ जाए, पर व्याकरण गलत है। अच्छा, मैंने कई बार किताबों में नाम के आगे एलन लिखा देखा है। मुझे हमेशा लगता था कि ये कोई कोड है। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये कोई कोड नहीं, बल्कि श्रेय देने का एक तरीका है। श्रेय? हाँ, लिन का मतलब है लिनियस। ये बताता है कि इस प्रजाति का सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से वर्णन लिनियस ने किया था। ओहो। ये विज्ञान में बौद्धिक संपदा का सम्मान करने जैसा है। आप उस व्यक्ति को क्रेडिट दे रहे हैं जिसने पहली बार उस जीव को वैज्ञानिक समुदाय से परिचित कराया। ठीक है, तो जीनस और स्पीशीज जैसे होमो और सेपियंस, दो अलग अलग नाम, ये तो समझ आ गया। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि गलती से या जानबूझकर दोनों नाम एक ही रख दिए जाएं? जैसे कोबरा कोबरा, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये कोई गलती नहीं है। सच में? हाँ, इसे ही टॉटोनिम कहते हैं। टॉटोनिम? ये एक ऐसा वैज्ञानिक नाम है जिसमें जीनस और स्पीशीज दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है। ये जानवरों के नामकरण में काफी आम है। जैसे भारतीय कोबरा का नाम है नाजा नाजा, नाजा नाजा, या लाल लोमड़ी का नाम है वल्पिस वल्पिस। एक मिनट, लेकिन हमारे स्रोतों में एक बहुत मजेदार बात लिखी है। सेब का नाम मैलिस मैलिस, जो कि एक टॉटोनिम है, उसे अवैध माना जाता है। ये तो अजीब है। मतलब नाजा नाजा सही है, पर मैलिस मैलिस गलत, ऐसा क्यों? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब ICBN और ICZN के अलग-अलग इतिहास और नियमों में छिपा है। अच्छा। सीधी सी बात है, ज़ूलॉजी यानी जानवरों के नामकरण के नियम मतलब ICZN टॉटोनिम की इजाजत देते हैं, लेकिन बॉटनी यानी पौधों के नामकरण के नियम यानी ICBN इसे स्वीकार नहीं करते। तो पौधों के लिए ये मना है? बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये दोनों अनुशासन स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं और उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो दो नामों से आगे भी कुछ है? क्या 3 नाम भी हो सकते हैं? हाँ, यहीं पर त्रिपद नामकरण या त्रिनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट आता है। त्रिपद नामकरण? इससे तीसरा नाम उपप्रजाति या सब स्पीशीज को दर्शाता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी प्रजाति के भीतर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाली आबादियों में कुछ मामूली लेकिन लगातार अंतर होते हैं। अच्छा, मतलब इतने अलग नहीं कि नई प्रजाति बन जाए। बिल्कुल। वे इतने अलग नहीं होते कि उन्हें नई प्रजाति बना दिया जाए, लेकिन इतने समान भी नहीं होते कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद हम खुद हैं। आधुनिक मानव का नाम होमो सेपियंस सेपियंस। बिल्कुल सही। यहाँ होमो जीनस है, पहला सेपियंस स्पीशीज है और दूसरा सेपियंस हमारी उपप्रजाति को दर्शाता है। अच्छा। जूलॉजी में इस 3 भाग वाले नाम को ट्राइनोमन भी कहते हैं। यह वर्गीकरण में और भी ज्यादा गहराई और सटीकता लाता है। ठीक है, अब जब हम नियम समझ गए हैं तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, एक रैपिड फायर राउंड। हमारे स्रोतों में कुछ उदाहरण है, मैं आम नाम बोलूंगी, आप फटाफट वैज्ञानिक नाम बताइए। तैयार? तैयार। कश्मीरी बारासिंघा। सर्वस एलेफिस हैंगलू। यह ट्राइनोमीन का एक बेहतरीन उदाहरण है।
क्या बात है। अगला, लाल पांडा, एल्यूरस ओक्रेसियस, हींग जो किचन में मिलती है, फेरुला एसोफोइटिडा, घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, और आखिर में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। पैंथरा टाइग्रिस। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि पैंथरा वही जीनस है जिसमें शेर पैंथरा लियो, तेंदुआ पैंथरा पारदस और जगुआर पैंथरा ओंका भी आते हैं। अच्छा, तो ये सब एक ही परिवार के हैं। हाँ, ये नाम हमें तुरंत उनके करीबी विकासवादी रिश्ते के बारे में बताता है। तो इन सब नामों और नियमों का क्या मतलब है? क्या ये सिस्टम अब पूरा हो चुका है या ये आज भी विकसित हो रहा है? क्या हम आज भी जीवों को उसी तरह देखते हैं जैसे लिनियस के समय में देखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर बायोसिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स की अवधारणा आती है, जिसे हमारे स्रोतों के अनुसार 1940 में जूलियन हक्सली ने पेश किया था। बायोसिस्टमैटिक्स। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। कैसा बदलाव? लिनियस के सिस्टम में क्या कमी थी? लिनियस का सिस्टम मुख्य रूप से बाहरी बनावट यानी मॉर्फोलॉजी पर आधारित था। मतलब वो कैसा दिखता है इस पर? बिल्कुल, मतलब अगर दो तितलियां एक जैसी दिखती हैं तो वे शायद एक ही प्रजाति की हैं। उस समय के हिसाब से ये क्रांतिकारी था, लेकिन न्यू सिस्टमैटिक्स कहता है रुको, सिर्फ देखो मत, उनके डीएनए को देखो, उनके पूर्वज कौन थे, उनका व्यवहार कैसा है, वे एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक जासूस की तरह है जो सिर्फ शक्ल नहीं बल्कि पूरे इतिहास और बैकग्राउंड की जांच करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। बायोसिस्टमैटिक्स सिर्फ जीवों को डिब्बों में बंद करने का नाम नहीं है, ये उनके बीच के विकासवादी संबंधों को समझने की कोशिश है। अच्छा, ये जीवन के वृक्ष की शाखाओं को फिर से बनाने की कोशिश है। ये सिर्फ नाम देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन के विकास की कहानी को समझने के बारे में है। ये नामकरण को एक कहानी में बदल देता है। तो आज हमने उस अराजकता से शुरुआत की जहां एक ही फूल के हजारों नाम थे, फिर कैरोलस लिनियस की सरल लेकिन क्रांतिकारी द्विपद प्रणाली को समझा। हमने ICBN और ICZN की रूल बुक के पन्ने पलटे, नाजा नाजा जैसे टोटोनिम के दिलचस्प अपवाद देखे, और अंत में ये समझा कि कैसे ये क्षेत्र अब बायोसिस्टमैटिक्स की ओर बढ़ गया है, जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि जीवन की पूरी कहानी को समझने पर केंद्रित है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। एक तरफ हमारे पास ये अविश्वसनीय रूप से संरचित नियम आधारित नामकरण प्रणाली है जो स्थिरता के लिए बनाई गई है। दूसरी तरफ हमारे पास विज्ञान है जो लगातार विकसित हो रहा है। आज डीएनए तकनीक हमें बताती है कि एक पौधा जिसे हम 200 साल से एक परिवार का सदस्य मान रहे थे, वो असल में किसी दूसरे परिवार का करीबी रिश्तेदार है। तो ऐसे में क्या होता है? हाँ, यही सवाल है। क्या हम उस स्थिर नाम को बदल देते हैं? नामकरण की ये कठोरता हमारे ज्ञान की तरलता के साथ कैसे तालमेल बिठाती है? यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में व्यवस्था और खोज हमेशा एक दूसरे के साथ एक गतिशील संतुलन में रहते हैं।